हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग। आप लोगों ने अभी रिसेंटली एक कीवर्ड बार बार सुना होगा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स या फिर रेयर अर्थ मेटल्स या मिनरल्स ना, या मैग्नेट्स। एक ही बात है। ये क्या होता है? दुनिया में 90% रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो एक ही देश निकाल पा रहा है, वो है चाइना। ऐसा क्यों हुआ है? इसका मतलब क्या है? ये जब हम बात रेयर अर्थ एलिमेंट की कर रहे हैं तो ये जियोपॉलिटिक्स करके वर्ड को बीच में क्यों लेके आए हो? चाइना के पास क्या स्ट्रैटेजी है पूरी दुनिया को अपने घुटनों पे लेके आने की? ये सब समझेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए आप थोड़े पेशेंस और शांति के साथ लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, मैं पूरी स्टोरी, पूरा नैरेटिव आपके सामने अभी बिल्ड करूंगा। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स, राइट। जब हम चीजें करने जाएंगे तो हमें कुछ चीजें समझनी है, जिसमें सबसे पहले आती है कि एग्जैक्टली ये आर ईज है क्या। तो ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है ना, दीज आर नॉट रेयर। जैसे रेयर क्या चीज है? रेयर है तंजानाइट, है ना। तंजानिया के एक छोटे से विलेज में, एक छोटे से माउंटेन से ही निकलता है। दैट इज रेयरेस्ट, वन ऑफ द रेयरेस्ट प्रीशियस जेम। तो ऐसा नहीं है कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं ये अवेलेबल नहीं है, मास में अवेलेबल है, बट इनका रिफाइनमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है। आपने ये इस तरीके की आपके पास एक पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी होगी, है ना। इस तरीके का कुछ पीरियोडिक टेबल होता है, तो उसमें ये वाली जो लाइन होती है ना, ये वाली, ये आर ई इसकी होती है। बचपन में पढ़ा होगा, जरूरी नहीं है रिमाइंड करना, है ना। और ये ईएम के हिसाब से लास्ट में आते हैं, ठीक है। जैसे वाइट्रियम, नियोडाइमियम, ठीक है, सेरियम। तो इस तरीके से इनका प्रोनाउंसिएशन होता है। अब क्या है ना, अगर आप देखोगे तो दीज कंपोनेंट्स आर नॉट रेयर। ऐसा नहीं है कि इनको ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है या मिलते नहीं है, बट होता यह है कि ये जो इनपुट टू आउटपुट रेशियो होता है, उसके अंदर अगर आप 1000 टन ओर्स ला रहे हो, ओर्स मतलब मिट्टी जहां से आयरन निकल रहा है, जहां से मेटल निकल रहा है, तो एक्चुअल में सिर्फ 1 टन आरई निकलेगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इज अ रिड्यूसिंग प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, इनपुट जितना डलता है उससे आउटपुट ड्रास्टिकली कम रहता है, कम निकलता है। तो अब ऐसे केस के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, विच इज, तो सर क्या बाकी का 999 क्या वेस्ट होगा? वो वेस्ट होगा, और ये बहुत ही डेडली वेस्ट होता है। तो रेयर अर्थ मेटल क्या है ना, इट इज नॉट कि वो बहुत रेयर है, इट इज कि मेरे को है ना पूरी की पूरी धान में से एक सुई ढूंढनी है बस। क्या आपने सोचो जरा मेरी बात, कि आपने एक सुई ली और उस सुई को स्विमिंग पूल में फेंक दिया और आप बोल रहे हो उसको ढूंढ के निकाल के बता। दैट इज व्हाई इट मेक्स इट रेयर, राइट। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग। चाइना कर क्या रहा है इसमें, इसकी बातें क्यों हो रही है इतनी ज्यादा, ठीक है। एंड इसके पहले एक चीज और, कि ये जो आर ईज हैं, इनका भी क्या कुछ ब्रेकअप है? बिल्कुल ब्रेकअप है। एक है लाइट आर ईज और एक है हेवी आर ईज। लाइट आर ईज है ना, इसका इंडस्ट्रियल यूज केस है। सर इंडस्ट्रियल यूज केस मतलब किस तरीके का इंडस्ट्रियल यूज केस? अरे भाई सिंपल सी बात है, द टेक्नोलॉजी इज बीइंग चेंजिंग अलॉट, ठीक है। आप देखोगे जितने भी सुपर कंप्यूटर्स हैं, जितना भी रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, जो भी आपके सोलार के प्लेट्स बन रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए जो नए हार्डवेयर यूज हो रहे हैं, ठीक है, उन सब जगहों पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स लगा होता है। हेवी आरईज जो यूज होते हैं, ये यूज होते हैं डिफेंस में, मोस्टली, मोस्टली डिफेंस इक्विपमेंट्स में, ठीक है, विच इज नॉट इंडस्ट्रियल, विच इज नॉट मेंट फॉर बी टू सी। तो अब क्या है ना, अगर आप देखते हो तो इसका यूज केस इतना है, मतलब आप समझ लो आर ही नहीं हो गया, वो आलू हो गया है। हर जगह फिट होता है, हर जगह डाला जाता है, हर जगह उसका यूज केस है भयंकर वाला। अब अपने को ये समझना है कि चाइना ऐसा क्या कर रहा है।
तो अगर आप ऐसे देखते हो ना, तो 1930s में चाइना ने पहली बार आरई की डिस्कवरी करी थी, बट 1970s में टू टू गुआंगशू ऐसा कुछ नाम है उनका, ठीक है, ही इज नोन एज फादर ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स। इन्होंने सबसे पहले ये समझा 1970s में कि यार ये जो मेटल निकल रहा है, ये जो मेटल हम बना पा रहे हैं, इसका फ्यूचर में बहुत यूज केस आएगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, इसका यूज केस बढ़ता जाएगा। एंड 1970 से 1995 तक चाइना ने लेफ्ट राइट सेंटर सबको रेयर अर्थ एलिमेंट देना शुरू कर दिए विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के, ठीक है। और उसके बाद जब चाइना को समझ में आया, तो एक इनफैक्ट एक चाइनीज डिप्लोमेट ने यह तक बोल दिया दैट REEs इज द ऑयल फॉर चाइना। जैसा ओपेक कंट्रीज के लिए ऑयल है कि सऊदी ने पूरी दुनिया को झुका के रखा है अपने सामने जस्ट बिकॉज ही हैज द ऑयल, वो सेम चीज हमारे साथ REE की होगी, हम दुनिया को घुटनों पे लेके आएंगे। एंड इसके बाद चाइना ने रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दिए। बट 2020 ऑनवर्ड्स चाइना ने एक नया ही खेल खेलना शुरू करा, दैट इज जियो पॉलिटिक्स खेल। ये बिजनेस था, इसके अंदर उन्होंने पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है। अगर आप देखते हो तो चाइना ने ये चीज समझा दी सबको कि जिसने भी हमारे साथ रिलेशन थोड़े भी खराब करे, मैं आपको रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं दूंगा, है ना, उस पर ड्यूटी लगा दूंगा। और चाइना ने ये चीज करी, बार बार कोटा डिफाइन करा, वो कोटा हर साल कम करता गया। 1995 से लेकर के अगर आप अभी तक देखते हो तो एवरी ईयर चाइना से जो REE एक्सपोर्ट हो रहा है, वो ग्रोइंग ट्रेंड बढ़ तो रहा है विद अ डिक्रीजिंग ट्रेंड। नाउ व्हाई चाइना इज डूइंग दिस, एंड चाइना क्यों केपेबल हो पाया ये चीज करने के लिए? अगर आप REEs को देखते हो तो REE के भंडार भरे पड़े हैं। दुनिया में सबसे बड़ा REE का जो रिजर्व है दैट इज विथ चाइना, सेकेंड इज विथ ब्राजील, एंड तीसरे नंबर पे आता है इंडिया। बट पता है क्या बात है, इंडिया है टॉप 3 में रिजर्व्स के मामले में, बट आपको पता है पूरी दुनिया के प्रोडक्शन का कितना परसेंट इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है इस टाइम पर? यू विल बी शॉक्ड टू हियर दिस, ओनली 0.1% of all REEs is being produced by India, despite India being the third largest country after China and Brazil. ऐसा क्यों हो पा रहा है? ऐसा क्या है जो चाइना ने कर दिया और हम नहीं कर पा रहे हैं? चाइना के पास आज 90% मार्केट शेयर है। सेरियम करके पता है आपको? सेरिमियम करके एक रेयर अर्थ एलिमेंट है, वो तो 98% प्रोडक्शन चाइना कर रहा है पूरी दुनिया में। मतलब चाइना के अलावा और कोई दे ही नहीं सकता उस प्रोडक्ट को आपको। इट इज वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट्स, राइट, अगर आपको नियोडाइमियम या दूसरे मैग्नेट्स को यूज में लेके आना है तो। अब आप यहां पर ना, मेरे को पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग है रोजमर्रा की चीज, क्या नियोडाइमियम, क्या यूज केस होता है? दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग चुंबक वो होता है नियोडाइमियम, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो चाइना को बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि ये एक ऐसी चीज है जो फ्यूचर में पूरी की पूरी टेबल हमारे फेवर में शिफ्ट कर सकती है। एंड उन्होंने रेयर अर्थ माइनिंग बहुत जल्दी इनिशियल स्टेज में शुरू करी, 1970s में शुरू करी। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने मुंह से बोला था कि जब से चाइना WTO का पार्ट बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना, अमेरिका में 66,000 फैक्ट्रीज का कोलैप्स हो गया, क्लोज डाउन हो गया। नाउ यू नीड, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितनी सारी REE माइंस थी जो बंद हो गई, बिकॉज चाइना बीइंग चाइना, चाइना ने ये चीज कर ली कि प्रोसेसिंग तो करूंगा बट सबसे तेज करूंगा एंड सबसे सस्ता करके दूंगा। और जब ये दोनों चीजों के साथ चाइना REE जैसा एलिमेंट लेके दुनिया के सामने आया, दुनिया ने बजा दी ताली। चाइना के पास 91% शेयर, चाइना के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सर क्या प्रॉब्लम है? अपने पास भी तो तीन बड़े, थर्ड नंबर पर हमें रिजर्व्स के केस में, तो व्हाई वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट REEs इन इंडिया? बिकॉज भाई एक्सट्रैक्शन ऑफ REE इज इक्विवेलेंट टू स्कार ऑन मदर अर्थ। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे किसी ने चीरा मार दिया हो धरती के ऊपर।
देखो आप, है ना, सैटेलाइट पिक्चर है वो, ओपन माइंस है। इसके आसपास इतनी गंदगी मचती है कि वो वाटर, वो सॉइल, वो एयर, एवरीथिंग गॉट कंटामिनेटेड, ईच एंड एवरीथिंग। इनहैबिटेबल हो जाती है वो जगह जहां पर रेयर अर्थ की माइनिंग। इंडिया में अगर आप देखो, अच्छा मैं एक चीज और बता देता हूँ, चूंकि अभी अरावली और सेव अरावली का कैंपेन चल रहा है, इट हैज नथिंग टू डू विद अरावली। अरावलीज में है ही नहीं आरईज। इंडिया के जो मेजर आरईज हैं वो आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है, तमिलनाडु में है, झारखंड में है, केरला में है। जो हमारा कोस्टल लाइन है वो हमारे लिए सबसे बड़ा आरईई का स्कोप है। जो हमारी केरला की जो बीच सॉइल है उसमें से निकलता है थ्रोमियम, राइट। तो वैसी बहुत सारी चीजें हैं जो चाइना ने हमसे बहुत पहले कर ली है। आप सोचो, चाइना 90% मार्केट शेयर एक्वायर करके बैठा है, हम सिर्फ 0.1% मार्केट शेयर है। सर, तो इसके अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ रिस्पॉन्ड करा क्या? मैंने बोला बिल्कुल करा। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला, सबसे पहले आई बोली कि देखो अब हम, है ना, जो ये हैवी रेयर अर्थ मैग्नेट्स है ना, इसके कारण बहुत ज्यादा इशू हो रहा है कॉर्पोरेट्स को। तो अब हमें ना कोशिश करते हैं कि इसको इंडिया में बनाएं और चाइना से अपनी डिपेंडेंसी खत्म करेंगे। पहले 1300 करोड़ का अनाउंस करा कॉर्पस, फिर 7280 करोड़ का कॉर्पस अनाउंस करा। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस। ये बोलते हैं, आप यहां पर बजाज का भी कॉन कॉल पढ़ोगे तो दे आर सेइंग इट वेरी क्लियरली। बजाज के कॉन कॉल में ये बोल रहे हैं कि we are facing supply chain headwinds due to HRE magnet issue. Non-availability have begun compromise production in June itself, resulting in some shortfall in deliveries to dealer in June. है ना, एथर एनर्जी बोल रही है कि हमें भी अब दूसरे जो मतलब अल्टरनेटिव्स पे जाना पड़ेगा। फेराइट बेस्ड मोशन होता है, जो फेराइट का यूज करके गाड़ी घुमाई जाती है, या तो हम मशीनें, मोटर का कुछ पार्ट अमेरिका, यूएस में, सॉरी चाइना में प्रोड्यूस करें और उसको बुलवाएं, या फिर हम कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन ढूंढें। अब आपको ये लग रहा है कि सर गवर्नमेंट ने तो 7280 करोड़ रुपीस का अनाउंसमेंट कर दिया है, तो ये तो एक तरीके से बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट है ना, एंड गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब आपको 100 किलोमीटर चलना है तो आप क्या 100 मीटर चल के रुक के ताली बजाओगे क्या खुद के परफॉर्मेंस के लिए? गवर्नमेंट इससे जितना जितना आरई हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, that is less than 1% of what China is producing. Less than 1% of what China is producing. एंड इंडिया में 7000 मेट्रिक टन के आसपास का आपका RE प्रोडक्शन गवर्नमेंट एंटिसिपेट कर रही है। बट इतना अगर होता है ना, तो उसकी जो कॉस्ट आएगी, जो जियोलॉजिकल, जिसको बोलते हैं ना टोपोवेयर है इंडिया का, ठीक है, दैट इज नॉट फेवरेबल फॉर माइनिंग्स। इतनी डीप माइनिंग्स नहीं हो सकती यहाँ पर, इस स्केल पे माइनिंग नहीं हो सकती यहाँ पर। चाइना का जो ये डोमिनेंस है ना, अगर आप देखोगे तो ये बहुत स्केरी है भाई। क्यों बहुत स्केरी है? मिंट के एक आर्टिकल में लिखा है कि जो फ्यूचर में जो मिनरल्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, उसमें रेयर अर्थ इज आल्सो देयर। आई अंडरस्टैंड कि लिथियम जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि सर लिथियम, ये तो इसलिए बता रहा है बिकॉज इट इज डायरेक्टली पार्ट ऑफ ईवी बैटरीज। तो ये तो बोल ही रहा है कि 2024 से 2040 में जंप आएगा, बट रेयर अर्थ एलिमेंट में भी तो जंप आ रहा है। आप समझ में, है ही निश सब्जेक्ट, इट इज अ वेरी निश टॉपिक। बट पता है क्या, ये जो जंप है ना, इसका 90% मार्केट शेयर फिर चाइना लेके जाएगा। नाउ इट इज देयर, ठीक है, टाइम टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ व्हाट दे हैव सोन फॉर लास्ट 3 4 5 डिकेड्स। अगर आप देखोगे तो जो की एनर्जी मिनरल्स हैं उनका यूज केस आप देखो कहाँ कहाँ पर हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क में हो रहा है, ट्रांसमिशन में, वायर बिछाने में, इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स में, सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स बनाने के अंदर, ग्रिड बैटरी स्टोरेज के अंदर, पावर रिलेटेड जगहों पर, हाइड्रोजन बेस्ड टेक्नोलॉजीज के अंदर, और अदर यूज केस तो उसके और भी ज्यादा है। ठीक है, एंड अगर आप यहां पर देखते हो तो चाइना का शेयर, ये चाइना का परसेंटेज शेयर है। 2024 में चाइना का 8% मार्केट शेयर है कॉपर का, और 2040 में बढ़ के 11% होने की उम्मीद है। ठीक है,
माइनिंग में और रिफाइनिंग में। वैसे ही लिथियम में 22% से 30। आप जरा रेयर अर्थ मैग्नेट्स देखो, अगर सब लोगों ने मिलके, अभी चाइना का डोमिनेंस 91% है रिफाइनिंग में, जो सबसे टिपिकल काम है। मिट्टी निकालना इज नॉट अ बिग डील, द बिग डील इज टू रिफाइन दैट मिट्टी, 1000 टन मिट्टी टू गेट जस्ट 1 टन ऑफ आर मेटल। 91% का जो स्टेक है चाइना का, अगर आप सब मिलके इसको गिरा भी दो, पूरी दुनिया भी इस पे लग जाए कि दुनिया के हर देश, ब्राजील ने खोल दिया खाता, सब खोल दिया, हम सब इतने पीछे हैं टेक्नोलॉजी वाइज कि हम चाइना के डोमिनेंस को 2040 तक कंटिन्यूअसली एक जैसे एफर्ट के साथ भी मिलके अगर करें तो 91% से गिर के 75% कर सकते हैं। मतलब अभी भी हर 4 में से 3, मतलब 3/4 मार्केट शेयर 2040 तक भी चाइना के पास ही रहने वाला है। बट पता है आपको, चाइना है ना, चाइना को ये चीज पहले से पता है। एंड चाइना इसमें अकेला नहीं है। जब ये गंदा गेम खेलना पड़ा तो चाइना ने भी समझा कि जियो पॉलिटिक्स क्या है, एंड दे हैव प्लेड इट्स कार्ड। आप समझो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जियो पॉलिटिक्स क्या है पता है? देखो, इंडिया है ना, कभी भी अकेले ट्रेड नहीं कर सकता। कैप्टिविटी के अंदर यू कैन नॉट सर्वाइव। वी आर नॉट नॉर्थ कोरिया। तो हमें है ना दूसरों से सपोर्ट लगेगा। जैसे ब्राजील में शक्कर सस्ती है तो वहां से शक्कर पूरी दुनिया में जा रही है। हिंदुस्तान के अंदर say for example rice is in abundance, wheat is in abundance, so we are exporting wheat, say for example, to the entire world. New Zealand is famous for its milk, so we are exporting milk, right? सो ऐसा करते हुए ना इंटरनेशनल ट्रेड तो तब से चल रहा है जब से ह्यूमन काइंड खड़ा हुआ है। बट जब फॉर्मलाइज हुई चीजें 1950s के बाद, स्पेशली जब मॉडर्न ट्रेड ने एंट्री करी, तब यहां पर पॉलिटिक्स भी हो गया। मतलब अब होता यह है कि अगर इंडिया को चाइना में लहसुन भेजनी है, से फॉर एग्जांपल गार्लिक भेजना है ना, तो वो बात है ना व्यापारी नहीं करेगा, वो डिसीजन मेकिंग करते हैं फॉरेन सेक्रेटरीज, सूट बूट में बैठ के, दोनों पार्टीज के, है ना, कि लेट साइन अ पैक्ट, लेट साइन अ ट्रीटी, लेट साइन अ सिंगल विंडो चैनल फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बिना पेपर वर्क के फ्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा। इस तरीके की डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग ऊपर बनती है। तो इस समय ये बहुत जरूरी है कि आप किसके साथ खड़े हो और किसके अगेंस्ट खड़े हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जियो पॉलिटिक्स के अंदर बैलेंस बना के रखना इज द टफेस्ट टास्क। ठीक है। जियोपॉलिटिक्स फाइनेंशियल मार्केट्स को कैसे अफेक्ट कर जाता है? अरे भाई, हर हालत में करेगा। आज अगर मान ले यूएस ये सॉरी चाइना ये बोल देता है, या यूएस ये बोल देता है कि हम इंडिया की फार्मास्यूटिकल नहीं लेंगे, तो क्या अगले दिन फार्मेसी स्टॉक्स में, फार्मा स्टॉक्स के अंदर क्या ब्लड बात आएगा इंडिया में? 100% ब्लड बात आएगा। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो एवरीथिंग इज क्लोजली इंटरकनेक्टेड। यू कैन नॉट जस्ट इग्नोर एनीथिंग, एंड सर्टनली यू कैन नॉट इग्नोर चाइना। मतलब देर इज नो ऑप्शन अबाउट इट। बट पता है क्या हो रहा है जियो पॉलिटिक्स के अंदर? मैकेंजी की एक बहुत ही खूबसूरत स्टडी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैकेंजी ने जब जियो पॉलिटिक्स को एनालाइज करा, तो मैकेंजी ने बोला कि 4 डायमेंशंस पे मैं जियो पॉलिटिक्स को एनालाइज करूंगा। नंबर 1, ट्रेड इंटेंसिटी। जो देश कितना दूसरे देशों के साथ ट्रेड कर रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स ओन जीडीपी। ठीक है, मतलब अगर यूएस की जीडीपी से फॉर एग्जांपल 1 लाख करोड़ है, एंड यूएस का जो जियो पॉलिटिकल ट्रेड है वो 1,10,000 करोड़ है, तो यहां पर यूएस की ट्रेड इंटेंसिटी को अपन छोटा मानेंगे, भले ही वो 1,000 करोड़ का ट्रेड कर रहा हो, क्योंकि वो अपने पूरे जीडीपी का 1% है। बट वहीं पर भूटान है, से फॉर एग्जाम्पल उसकी जीडीपी 10,000 करोड़ है, से फॉर एग्जाम्पल, और वो 4,000 करोड़ का या ट्रेड कर रही है, तो यहां पर, या 1,100 करोड़ का ट्रेड कर रही है, तो यहां पर वो ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि वो 11% ऑफ इट जीडीपी ट्रेड कर रही है। दैट इज ट्रेड इंटेंसिटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो मैं बार बार आगे रिपीट करूंगा, आपको समझना है तो इसी से पूरा सार समझ में आएगा। दैट इज जियोपॉलिटिकल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। एक है जोग्राफिक डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कि आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह अगर जा रहा है तो ऑन एन एवरेज कितना ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो यूएस से जर्मनी अगर कोई जाता है तो वो ग्लोबल एवरेज से ज्यादा ट्रेड कर रहा है,
और बाकी के जो दूसरे एग्जाम्पल्स हैं नॉर्थ कोरिया वगैरह, वो ग्लोबल एवरेज से कम ट्रेड कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल डिस्टेंस बाय ट्रैवल ऑन ऑन बाय ट्रेड ऑन ए स्केल ऑफ 0 to 10, इसका मतलब ये है दैट हाउ लेस रिलायंट यू आर बिकमिंग ऑन अदर्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सर क्या ग्लोबलाइजेशन या जियोपॉलिटिक्स सिकुड़ रहा है, क्या बिल्कुल नहीं सिकुड़ रहा है। बट मैकेंजी की स्टडी के हिसाब से मैकेंजी बोलता है कि जियोपॉलिटिकल डिस्टेंस बढ़ गए हैं। मतलब पहले जो एक ब्लाइंड ट्रस्ट होता था ना कि नहीं यार ये आना है तो ये तो उस देश से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नाउ बिकॉज द वर्ल्ड हैज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट आइडियोलॉजीज, एक आइडियोलॉजी है जो इसराइल गाजा को सपोर्ट कर रही है, एक और वही आइडियोलॉजी है जो रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है। आप समझ रहे हो? एक आइडियोलॉजी है जो साउथ ईस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट को सपोर्ट कर रही है, एक आइडियोलॉजी है जो ताइवान को चाइना का हिस्सा नहीं मान रही है। तो अब क्या हो गया ना, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ जब वो लेके आया, तो उसने क्या इस आइसोलेशन का जिक्र करा था फरवरी में। व्हेन द डोनाल्ड ट्रंप केम, ही स्पेसिफिकली टोल्ड दिस कि भाई अब है ना हम लोग ये ब्लैंकेट बेनिफिट देना बंद कर रहे हैं। अब इंडिविजुअल बेसिस पे वन ऑन वन बेसिस के ऊपर ट्रेड डील के नेगोशिएशन होंगे। जिन लोगों के साथ हमारी ट्रेड डील्स अच्छी हैं हम उनको एडेड बेनिफिट देंगे, जिन लोगों के साथ हमारे कोई ट्रेड रिलेशन नहीं आपको किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। नाउ दिस इज नॉट हाउ द वर्ल्ड यूजुअली बिहेव्स, है ना। तो इट ट्रिगर्ड अ लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी, एंड दिस अनसर्टेनिटी नॉट ओनली बीटन डाउन डॉलर और अदर took the gold up to the sky। इसने कहीं ना कहीं लोगों को, आपने देखा तो चाइना +1 पॉलिसी का जो बवाल मचा था, दैट इज एग्जैक्टली जियोपॉलिटिकल डिस्टेंस, राइट। कि लोग नाउ पीपल वांटेड टू हैव अल्टरनेटिव ऑफ चाइना, कि अब कैसे भी करके, या फिर दे जस्ट वांट टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ चाइना। ठीक है। अगर आप देखोगे इतने सालों में 2007 से 2023 का ग्राफ है, जियोपॉलिटिकल डिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू ऑफ द ट्रेड इज बीन डिक्रीजिंग, क्वांटिटी ऑफ द ट्रेड, आई एम नॉट सेइंग वो डेफिनेटली द इंक्रीज इज वेरी लेस, द डिक्रीज इज वेरी लेस, बट इट इज डिक्रीजिंग। ये कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। अगर आप यहां पर मैकेंजी की स्टडी देखते हैं और उसकी रिपोर्ट पढ़ते हैं तो थोड़ा सा समझिए क्या बोलना चाह रहा है। सिर्फ पहली लाइन, रिकन्फिगरिंग द ट्रेड in globally concentrated products, है ना, to avoid the risk of reliance on geopolitically distant partner would not be easy। ग्लोबली कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट्स मतलब क्या हो गया, ये आरईई की बात हो गई, है ना। रिलायंस ऑन जियोपॉलिटिकली डिस्टेंस पार्टनर कौन हो गया, ये हो गया चाइना। अब जरा वापस पढ़ो, अब समझ में आएगा कि अगर हमें आरईई की ट्रेडिंग को रिकन्फिगर करना है, नए तौर से फिर से समझना है ना, एंड रिस्क अवॉइड करनी है ओवर रिलायंस की ऑन चाइना, ये रास्ता आसान नहीं होने वाला है। उसका मैं आपको मेन रीजन बताऊं। नंबर 1, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इंडिया के पास वो चीज नहीं, इंडिया के पास भर भर के थर्ड लार्जेस्ट अबंडेंस है इंडिया के पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। बट प्रॉब्लम फिर से घूम फिर के वही आ जाएगी, है ना, कि आप अगर जोर मार भी दोगे तो 90% से 75% लेके आ पाओगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। एंड द कॉस्ट विच यू हैव टू पे फॉर दैट, द इन्वायरमेंटल कॉस्ट, द इकोलॉजिकल कॉस्ट, दैट इज जस्ट ह्यूज। और अपने यहाँ तो इन्वायरमेंट के नाम पे पहली पनौती चलती है। मतलब वी आर सो इनसेंसिटिव टुवर्ड्स एनवायरमेंट ना, ये काट दो, वो काट दो, ये जंगल काट दो, वो जंगल काट दो, राइट। सो अगर आप देखते हो तो चाइना की जो सक्सेस हुई है ना, उसने इसको ये पावर दिया है। आप देखिए 1980s में ग्लोबल जीडीपी का कितना परसेंट था इंडिया का और कितना परसेंट था चाइना का। अभी पुरानी बात नहीं, 1990 की बात है, 30-35 साल पहले। दोनों लगभग 1-1.25% का कंट्रीब्यूशन करते थे। सी वेयर द चाइना इज राइट नाउ, 37.5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, एंड वेयर इज इंडिया, merely 6% of global GDP। We had definitely been one of the laggards। सर इंडिया के अंदर इस समय ये क्या सीन चल रहा है रेयर अर्थ का। एक पीएसयू है आईआरईएल, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, ठीक है। ही इज द, मतलब दैट पीएसयू इज द ओनली लाइसेंस्ड
sourcing agent or distributor or refiner or any call which you have to take about rare earth in दिल्ली अभी बहुत दूर है मेरे भाई, बहुत दूर है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है ये लोग बर्बाद कर देंगे, आपको पूरे के पूरे जंगल के जंगल तबाह करने हैं। आप समझ रहे हो? अरावली नहीं, पूरा वेस्टर्न घाट जाएगा उसके चक्कर में। बीचेस डिस्टर्ब होंगे, आपका जो इकोलॉजी है, जो आपकी जिसको बोलते हैं ना एक्वेटिक इकोलॉजी है, वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो डेफिनेटली वी विल बी अचीविंग गुड, स्पीड ऑफ एवरीथिंग वुड इंक्रीज, इंटरनेट की स्पीड बढ़ रही है, बट हम क्या कॉस्ट के ऊपर वो सब चीजें फंडिंग कर रहे हैं, फाइनेंसिंग कर रहे हैं। कॉस्ट मतलब नॉट ऑलवेज मॉनेटरी कॉस्ट, राइट? मतलब व्हाट आर द कॉस्ट जिसके मतलब आप क्या कर रहे हो, हाउ इनसेंसिटिव वी आर बिकमिंग। चाइना तो कर ही चुका है उसको, मतलब देर इज नो अदर। सर, क्या जो ईयरफोन में चला रहा हूं उसके अंदर, भाई दुनिया की हर चीज के अंदर है, ये कार की चाबी है ना, इसके अंदर भी नियोडाइमियम है। मैग्नेट, आप वो जो आप लाउड स्पीकर में जो मैग्नेट देखते थे ना बचपन में, है ना, वो बंद हो गए। वो बहुत भारी होते हैं, ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं आसानी से। नियोडाइमियम इज समथिंग विच इज लाइक 5x 10x मोर पावरफुल, लेस स्पेस ले रहा है। नाउ डेफिनेटली इट इज कमिंग विद अ लॉट ऑफ कॉस्ट। अब सर ये आरई के जो रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं इतने सारे, इसका वैल्यूएशन में डीलिंग कैसे होगा? बहुत सिंपल सी बात बताता हूं मैं आपको। अगर आप सीएफए इंस्टीट्यूट का एक छोटा सा कोटेशन पढ़ते हो, तो वो बोलता है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क डेवलप इन लीनियर फैशन, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू मॉनिटर एंड फोरकास्ट देयर लाइक्लीहुड, वेलोसिटी, साइज एंड नेचर इम्पैक्ट ऑन अ पोर्टफोलियो. It is not practically possible for you to make a forecast, or rather it is very difficult for you to make a forecast of geopolitical impact on your portfolios. क्या likelihood है, क्या impact है ना? तो मेजॉरिटी लोग फिर क्या करते हैं, सिनेरियो बिल्डिंग और साइन पोस्टिंग मेथड की तरफ जाते हैं। सिनेरियो बिल्डिंग मैंने सिखाई। इसमें हम क्या करते हैं, इवेंट्स जो हैं, जियोपॉलिटिकल रिस्क जो हैं, उनको अलग अलग सिनेरियोज में बांट देते हैं। मेरी इवेंट की रिस्क है, एग्जोजेनस रिस्क है, थीमेटिक रिस्क है। ठीक है, अलग अलग रिस्क है। इवेंट होने की रिस्क क्या है, नहीं होने की रिस्क क्या है, ये इवेंट हुआ तो दूसरी कोई रिस्क ट्रिगर हो रही है क्या। फिर हम इसका लाइक्लीहुड, स्पीड एंड साइज एनालाइज करते हैं। अब डेफिनेटली ये करना इट्स अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। आप ये समझो वैल्यूएशन पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। देख, डीसीएफ की जो वैल्यू है वो 3 पैरामीटर से मिलके बन रही है। एक आ रहा है कैश फ्लो, विच इज कैश फ्लो, ठीक है। दूसरा आ रहा है ग्रोथ इन कैश फ्लो, दिस इज ग्रोथ इन कैश फ्लो। और तीसरा आ रहा है रिस्क। ये 3 चीजें हैं, आप रिस्क को उछाल दो, वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। 100% यही है ना। टैरिफ बढ़ने के बाद, समझना, टैरिफ बढ़ने के बाद ये जो रिस्क है फार्मास्यूटिकल कंपनी पे, स्पेशलिटी कंपनी पे बढ़ गई, इंडियन फार्म, ऑटोमेटिकली स्टॉक के प्राइसेस कम हो गए। समझ रहे हो आप? सो दिस इज इट, इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, इट वॉज अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक डेफिनेटली, बट अगर आपको ये पसंद आया हो, ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करेगा। रेयर अर्थ एलिमेंट की अब कोई भी बात होगी, विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। आप हमें और हमारी टीम को प्रोत्साहित करने के लिए जरूर कमेंट में लिखिए। मैं आपसे मिलता हूं अगले संडे। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा, साइनिंग ऑफ।